अस्सलामुअलैकुम। जो है 25th लेक्चर है जनाब। ये हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे हमने आपको बताया था एसिड वगैरह एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि एसिड की जो है वो एसिड के रिएक्शन को पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी सीरीज है, ये हमें याद करनी पड़ती है या हमें पता होनी चाहिए। लिथियम, पोटाशियम, बेरिलियम से चलती है शुरू में। और इसमें ख़ास बात हमने बताई थी आपको कि ये हाइड्रोजन है। मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिविटी सीरीज का जिक्र इसलिए आ रहा है कि हमें नॉर्मली जब एसिड या बेस या सॉल्ट जो है, क्योंकि एसिड बहुत ही क्रोसिव होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसलिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो बहुत ही हाई कंसनट्रेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। खासतौर पर टेक्सटाइल वगैरह में जो है बहुत हाई कंसनट्रेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो एसिड को एसिड की डाइल्यूट रिएक्शन है उनको स्टडी करें। तो एसिड के कंसनट्रेटेड एसिड के जो रिएक्शन है वो तो ज़्यादातर सब जो है वो इसी तरह होते हैं कि तमाम हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिनरल एसिड जो इस्तेमाल नॉर्मली कर रहे होते हैं उन्हीं के बारे में अगर बात करें तो वो सारे के सारे इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि हाईली कंसनट्रेटेड एसिड जो है या कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं। लेकिन जब हम डाइल्यूट रिएक्शन को देखते हैं तो हमें ये एक्टिविटी सीरीज जो है इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसमें खास बात जो है वो ये है कि इसमें मेटल्स सारे मौजूद हैं लेकिन बीच में हाइड्रोजन आ रही है। तो हाइड्रोजन बेसिकली एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है। एक्टिविटी सीरीज में ये रिप्लेस हाइड्रोजन को रिप्लेस ही एसिड में से हाइड्रोजन रिप्लेस ही उस वक्त होगा, यानी सॉल्ट उसी वक्त बनेगा जब हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव पार्टिकल मौजूद होंगे। जो इससे नीचे के पार्टिकल हैं कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, ये तमाम के तमाम जो है ये एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम एक्टिव है। तो इसलिए ये चारों मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते और कुछ ज़्यादातर कंडीशन में पीबीपी यानी लेड भी नहीं देता, क्योंकि लेड की बहुत और एक्टिविटी और हाइड्रोजन की एक्टिविटी बहुत करीब है। तो डाइल्यूट कंडीशन में लेड भी नहीं कोई एक्सट्रैक्शन देता। तो आपको ये याद करना पड़ते हैं, याद तो नहीं करने पड़ते लेकिन मैं बताया ये याद करने के तरीक़ेकार बहुत सारे हैं, लेकिन वो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको में इस लेवल पे पहुँच के जो है इंस्टीट्यूट पहुँच के ये सिर्फ पता ही होनी चाहिए खाली, और ये एक्टिविटी सीरीज आपके पास कहीं लिखी होनी चाहिए ताकि आप उसको देख सकें कि रिएक्शन किस तरह हो। ठीक है जनाब, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक्टिविटी सीरीज को और फिर हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो एसिड डाइल्यूट एसिड जो है वो मेटल के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, और जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो एसिड हैं जो मिनरल एसिड हैं, मसलन अगर आप, लेकिन ये तमाम रिएक्शन उस पर होते हैं जो लेड से ऊपर हो गए, जो एक्टिविटी सी में लेड से ऊपर है। जो लेड से नीचे हैं यानी हाइड्रोजन क्योंकि लेड के करीब होता है, तो हाइड्रोजन नॉर्मली लेड जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, और उसके अलावा यानी हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन का जो आयन है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करता है एसिड में। ठीक है, इसीलिए अगर आप बस कर लें कि आप जिंक के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ठीक है डाइल्यूट, तो ये आपको जो है वो एक हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व हो जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम के साथ भी यही होगा। एसिड डाल दें अगर आप डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा।
आयरन के साथ कर लें तो आयरन के साथ भी यही हो रहा होगा। H2SO4 डाल दें डायलूट, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम काम जो है ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो नाइट्रिक एसिड है, जैसे वो भी एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, उसका डाइल्यूट सोल्यूशन अगर आप बनाएंगे तो नाइट्रिक एसिड ये काम नहीं कर रहा होता। कुछ एक्सटेंट तक ये काम कर रहा होता है, कुछ एक्सटेंट तक ये काम नहीं कर रहा होता। नाइट्रिक एसिड की खास बात यह है कि नाइट्रिक एसिड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम बाद में रिएक्शन में देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पे ऑक्सीडाइजेशन के लिए। ठीक, तो हम जो है ये बता रहे थे आपको कि अगर फर्स्ट करें कि जिंक प्लस HNO3 होगा तो असल में तो बनना चाहिए हाइड्रोजन गैस और जिंक नाइट्रेट बनना चाहिए, लेकिन जिंक नाइट्रेट जो है हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो बनने के बजाय ये इसको पानी में तब्दील कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रिक एसिड, तो ये H2O बन जाता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये काम नहीं होता। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी डाइल्यूशन इतना डाइल्यूट है कि 1% या 2% तक जो है वो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन गैस ही देंगे। नाइट्रिक एसिड है मौजूद लेकिन ये हाइड्रोजन गैस ही देंगे, क्योंकि इनकी खास बात है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है जनाब, ये एक्सेप्शनल केसेस है। अच्छा जी, उसके बाद मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन करते हैं? ये मेटल कार्बोनेट ना, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, या ना कोई भी मेटल कार्बोनेट दे दें, एसिड या डाइल्यूट मिनरल एसिड डालेंगे आप डाइल्यूट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस कोई भी एसिड डाल दिया आपने, तो ये फर्स्ट करने हैं आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया डाइल्यूट, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस इस केस में कैल्शियम सल्फेट यानी सॉल्ट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सॉल्ट बनेगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट पे या किसी भी मेटल कार्बोनेट पे आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, डाइल्यूट मिनरल एसिड डालेंगे, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगी जो कि पानी में डिजॉल्व भी हो सकती है या एवापोरेट भी हो सकती है। उसके अलावा पानी बनेगा और उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, नॉर्मली चूने के पत्थर के ऊपर आप एसिड डालते हैं तो वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, लेकिन उससे कुछ और चीज़ें होती हैं, पोटाशियम परमैंगनेट और KNO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7 को जो है वो उसके सोल्यूशन को वो कलर चेंज कर देती है। मुझे याद नहीं कि ग्रीन कर देती है एक और एक को जो है वो सही याद नहीं, लेकिन ये जो है
अगर फर्क करना हो कि पोटाशियम सल्फर डाइऑक्साइड में और कैल्शियम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आप ये कर सकते हैं कि लाइम वाटर की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप KMnO4 का सोल्यूशन बना लें या K2Cr2 7 का सोल्यूशन बना लें, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको कलर को चेंज कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसका कलर चेंज नहीं करेगी। ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करते हैं, ये एक एग्जांपल दे दी, काफ़ी है उसकी। ठीक है। इसी तरह मेटल सल्फेट जो होते हैं उसका रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड और मेटल, ये मेटल सल्फाइड है। मेटल सल्फाइड के साथ ये देते हैं रिएक्शन। ठीक है। उसके अलावा अगर मेटल सल्फेट्स होंगे, यानी लेट्स सपोज जिंक, ये अगर सोडियम सल्फाइड इस्तेमाल करूंगा, जैसे सोडियम Na2SO2, तो ये सोडियम सल्फाइड है SO3। लेकिन अगर मेटल सल्फेट इस्तेमाल करूंगा, यानी ZnS या PbS, तो उसका रिएक्शन कराऊंगा तो जनाब H2S गैस निकलेगी। ठीक है। H2S गैस जो मैंने बताया था कि H2S एक एसिड होता है जो कि वोलेटाइल होता है, गैस फॉर्म में होता है, पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वरना वो गैस फॉर्म में होता है। H2S गैस जो अगर आप गटर में से जो खास किस्म की गैस निकलती है जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है, बहुत दफ़ा लोग मर भी जाते हैं, बहुत दफ़ा गटर में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो H2S गैस से बनता है। ऐसा रॉटन एग की खुशबू आती है इसके अंदर से, अगर आप खड़े अंडे की खुशबू आती है, अगर H2S गैस सूंघेंगे तो आप लोग तो करने चला सूंघेंगे। हमने ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये सूंघना पड़ता है खासतौर पर। H2S गैस का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बुरी सी वो होती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो रिएक्शन है एसिड्स का, मेटल सल्फाइड का बता दिया, मेटल क्लोराइड का बता दिया, नाइट्राइड का भी रिएक्शन वही होता है। ठीक है। अगर आप उसके बाद जो है सबसे आखिर में जो रिएक्शन होता है वो होता है एसिड और बेस का। ठीक है। ये बेसिकली ये जो रिएक्शन होता है ये डिफाइन करता है बेस को। ये रिएक्शन जब होता है तो ये डिफाइन करता है बेस को। एसिड और बेस का रिएक्शन जब होता है और प्लस बेस जो है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, टाइट्रेशन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको याद किया जाता है। और बेसिकली ये जो है एसिड बेस का रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पानी बनता है इसमें। जो बेकार के में ये मार्कर भी खत्म हो रहा है भाई, कल नया मार्कर खरीदने पड़ेंगे। H2O बनाना। ठीक है। इसके अलावा एसिड या बेस है, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये चीज़ बेस को डिफाइन करती है कि जो चीज़ एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए वो बेस होती है। बेस की डेफिनेशन समझ यही होती है। ठीक है ना। अब मसलन आपको दिखाऊं, बेस जो है वो नॉर्मली जो है वो हाइड्रोक्साइड होते हैं या ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं। हमने पढ़ा था कि एसिड जो है वो नॉन मेटल और हाइड्रोजन को मिला के बनता है।
तो जो बेस हैं वो मेटल और मेटल के ऑक्साइड होते हैं, या वो हाइड्रोक्साइड होंगे, NaOH होंगे या NaO होंगे, Na2O होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, ऑक्साइड भी हो सकते हैं मेटल के। मसलन HCl, इसको मैं जिंक ऑक्साइड से मिला रहा हूँ, ये बना रहा है जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस पानी। ठीक है, जिंक क्लोराइड, ये पार्ट आगे इससे मिल गया और ये पार्ट आगे इससे मिल गया। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसी तरह H2SO4, इसको मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिला रहा हूँ, ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पानी। या मैं HCl को मिला रहा हूँ NaOH से, ये तो बहुत ही मशहूर है ना, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है। ठीक है, NaCl को कॉमन सॉल्ट कहते हैं जनाब। इसी तरह H2CO3 को जब हम KOH से मिलाएं तो ये कार्बोनिक एसिड है, तो ये पानी बनाएगा और पोटाशियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है भाई, K2CO3 प्लस H2। ठीक है जनाब, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, लाइट पड़ रही है तो नज़र साफ सही नहीं आ रहा हूँ, तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ। पहले मैंने HCl को जिंक ऑक्साइड से मिलाया तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2O बना। फिर H2SO4 को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलाया तो मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4 प्लस H2O बना। फिर HCl को मैंने NaOH से मिलाया तो NaCl प्लस H2O बना। H2CO3 को मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया तो ये पोटाशियम कार्बोनेट प्लस H2O बना। ठीक है ना, बेस की साथ ये शर्त है कि वो उसने जो है वो बेसिकली एसिड और बेस की शर्त ये है कि वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, कुछ और नहीं बनाएगा। मसलन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहीं पर हम इसी को चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, PbO2 लेड ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ जो चीज़ बन रही है वो बन रही है HCl को लेड ऑक्साइड से मैंने मिलाया तो ये बन रही है H2O तो बनता है, लेड क्लोराइड भी बन रहा है, लेकिन साथ में Cl2 गैस भी बन रही है। तो ये लेड ऑक्साइड जो है ये बेसिकली बेस नहीं है, इसलिए कि ये एक और थर्ड चीज़ प्रोड्यूस कर रही है जो कि Cl2 गैस है, यानी वो पानी तो बना रही है, वो सॉल्ट भी बना रही है, लेकिन वो तीसरी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है जो कि बेसिकली क्लोरीन जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो वो इसलिए ये बेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे अभी लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल में। वो हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसी हिसाब से वजह से ये नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कि वो कुछ एसिड को, कुछ क्लोरीन को अलग कर रही है, कुछ क्लोरीन को अलग नहीं कर रही है, लेड को खींच रहा है, कुछ क्लोरीन को बिल्कुल आज़ाद कर रहा है। कि लेड की एक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत क्लोज है वाटर
नाइट्रोजन से। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक हम एसिड के रिएक्शन पढ़ रहे थे। अभी हम ये देखेंगे कि एसिड जो है वो बनते कैसे हैं। हमने पहले शुरू में बताया कि मेटल से बनाने से, मेटल से मिला के बन सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। एसिड से भी बन सकते हैं। नॉर्मली जो एसिड बनते हैं इंडस्ट्रियल फॉर्म में, उनमें मशहूर तरीन बात जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो मैंने आपको पढ़ाई थी। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में तेज़ी से गुजार रहा हूँ, थोड़ी सी जो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया। सबसे पहला जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है, इंडस्ट्रियल। ठीक है, उसमें जो है 3 स्टेप होते हैं। पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई जाती है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है पानी में। ठीक है ना, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा था ये। और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, पानी में इस तरह से एब्जॉर्ब करा। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। और हमेशा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में खास बात ये होती है कि सस्ता प्रोसेस होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना सस्ता होना चाहिए, उसकी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सस्ते होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप उसको चीप या कम रेट पे बना सकें। ठीक है, चीप जो कॉस्ट होती है इनमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। उसके अलावा एक लेड चैम्बर प्रोसेस होते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस होता है। लेड चैम्बर प्रोसेस जो है वो भी बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है मॉइस्ट स्टेज में, और गैसेज नाइट्रोजन ऑक्साइड इस्तेमाल होता है एज ए कैटेलिस्ट। और फिर उसके बाद उसको पानी में डिजॉल्व करके उसको डिजॉल्व कर लिया। नॉर्मली जो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो है वो इस काम बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर हम देखें जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसको उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया जाता है। उसके सोल्यूशंस के इलेक्ट्रोलाइसिस किए जाते हैं। और सोडियम क्लोराइड का जो मतलब जनरल नेम है वो ब्राइन है। तो ब्राइन ज़्यादा वाला ब्राइन है ये। तो ब्राइन को जो है वो बेसिकली जो है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन NaCl। ठीक है, तो इसको जो है इससे जो है HCl बनता है, और नाइट्रिक एसिड बनता है ऑसवाल्ड प्रोसेस से। ये प्रोसेस तमाम के तमाम नेट पे मौजूद है, आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं, आराम से स्टडी भी कर सकते हैं कि किस तरह बन रहा है। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनता है। इसमें अमोनिया की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और फिर उसको जो है पानी में एब्जॉर्ब करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बन रहा है। अमोनिया बनाने का प्रोसेस जो है वो हाइबर प्रोसेस से होता है। तो हाइबर प्रोसेस से पहले अमोनिया बनाई जाती है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है ऑसवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। तो ये बड़ा लंबा सा प्रोसेस लगता है, लेकिन बेसिकली मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं। तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि आप ये एसिड बना सकते हैं। एसिड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है आज की इंडस्ट्री में? इस टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़ों जो है, बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है
एंजाइम्स जिसकी मदद से आप ट्रीटमेंट चला रहे होते हैं टेक्सटाइल। अब कुछ किस्म के एसिड होते हैं जो कि एज एन एडिटिव इस्तेमाल होते हैं पॉलीमर, उनकी जो डिटेल है और किस तरह बनते हैं, उनका काम बेसिकली जो हमने ये बात की कि वो पॉजिटिव आयन पानी में देते हैं, उसकी वजह से जो रिएक्शन में जो होता है उसी वक्त जब आप पढ़ रहे होंगे ज़्यादा समझ में आएगा। हमसे कहा गया है कि हम डिटेल थोड़ी सी डिस्कस करें, लेकिन वो डिटेल डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस ही अभी आपने जो है वो पढ़े नहीं है। तो प्रोसेस पढ़ेंगे, जब ब्लीचिंग के प्रोसेस पढ़ रहे हैं, डाइंग के प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वेट प्रोसेसिंग क्लास में आप फील करते हैं मुख्तलिफ केमिकल से अपने कपड़े को इफेक्ट पैदा करने के लिए, वो तमाम चीज़ें, या आप जो है प्लास्टिक में मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ शामिल करने के लिए उनको उसमें कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नॉर्मली नाइट्रिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाद जगहों पे ऑक्सीडेशन या पॉलिमराइजेशन हुई होती है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे एसिड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक किस्म की कॉम्बिनेशन है। इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ी सी बात की थी एग्जाम के हवाले से, जो मिड टर्म एग्जाम होने वाला है आप सबको मिल चुका है तमाम चीज़ें, तो भाई इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें। आपको नेट से जो है वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। उसकी स्लाइड्स बनाने मैंने पहले भी बताया था, एटलीस्ट 25 स्लाइड हो तो बहुत बेहतर है। और ये देख लें कि वो 10 मिनट में आपको उसके बारे में बात करनी है, इंग्लिश में करनी है। जो आपकी जो पहली जो स्लाइड है उसमें आपकी शक्ल भी नज़र आए, या आपकी तस्वीर हो, या आप मौजूद हो, ताकि ये हमें एविडेंस मिल सके। तस्वीर तो नहीं हो, आप मौजूद हो, उसमें चलते बात करते हुए नजर आए, ताकि ये एविडेंस मिल सके कि ये आपकी ही प्रेजेंटेशन है, कोई और नहीं दे रहा आपके अलावा। सेकेंड बात ये, उसमें थोड़ा टाई शाई मान लें। अगर आप लड़के हैं, अगर आप खातून खातून को नाम बोल लेता हूँ, अगर आप गर्ल्स हैं तो जो है थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंटेबल मैं जो ना कपड़े पहने हुए हूँ आपने, और आप हर लड़कियों को शू नहीं है, लड़कों का ज़्यादा शू, लड़के ज़रा हमारी तरह ही होते हैं, तो वो ज़रा और जो है थोड़ा दिन कहीं प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आपकी दाढ़ी वाड़ी नहीं है, आप दाढ़ी नहीं रखते, तो शेव कर लेना, थोड़ी सी टाई शाई बांध लेना, तो इससे ये होगा कि थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएंगे आप। ठीक है, इस गर्मी में मैं कोट पहनने को नहीं कहूँ, अगर घर में एसी चल रहा है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो जितने भी एंकर्स को देखते हैं सारे के सारे कोट पहने हुए होते हैं, तो आप जो है वो भी पहन सकते हैं। मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या बताई कि आपको लिखा हुआ हो आपके पास, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करते हुए प्रॉब्लम ना हो। आपको 10 मिनट तक बोलना है, मैक्सिमम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी है, और उसमें प्रेजेंटेशन के टॉपिक जो है, क्योंकि तो बड़ी बाउंड्री वॉल बड़ी एक दूसरे के करीब करीब है, तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, आपको जो है दूसरे की बाउंड्री वॉल में घुसने की आदत है कि आप किसी और की प्रेजेंटेशन जो है उसका कुछ हिस्सा जो है अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर लें शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब किसी को जो है वो मैंने अगर प्रेजेंटेशन में कोई इस तरह का टॉपिक दिया हुआ है तो उससे पहले की जिक्र कुछ होना चाहिए, तो पहले का जिक्र भी कर दे, उसके बाद का भी कुछ हिस्सा शामिल कर सकता है। तो इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लें, टाइम से पहले पहले कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह ये वीडियो, उसके अलावा सर की वीडियो भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगी। तो उसके अलावा असाइनमेंट का इशू भी चल रहा है आपका, वो भी आज मैं इंशाल्लाह डाल दूँ। और तो मैं कोशिश की पूरी है मेरी, अगले हफ्ते तक मैं अपने लेक्चर अपनी तमाम चीज़ें जो है वो अप टू द मार्क कर लूँगा, मैं पीछे कर लूँगा। ठीक है, आज अगर मैं ये इसकी वीडियो के बाद एक और वीडियो डाल दूँगा, मैं 13 वीक का काम मुकम्मल करूँगा, और 14 वीक हो चुके हैं। अगले हफ्ता 15 वीक होगा, तो 15 वीक में इंशाल्लाह मैं 30 लेक्चर तक जो है वो डिलीवर कर दूँगा। इसके अलावा मेरी प्रैक्टिकल को जो थोड़ा लैकिंग बैक चल रहे थे, तो प्रैक्टिकल
मेरी यही कल तक मैं कोशिश करके आपको पूरा मार्क रखूँ ताकि आपका काम जो है वो आसान हो। ठीक है भाई, कोई प्रेजेंटेशन है तो ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में कोई प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकते हैं, सवाल भी आप प्रेजेंटेशन के बारे में सवाल के साथ समझ में नहीं आ रही बात तो आप कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अल्लाह।